तो डियर आखिरी में हमारे पास कुछ केस लॉज रहते हैं जो रिलेट करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग से और नॉन रेजिडेंट मतलब टैक्सेशन से। तो फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। कैन द कप मेथड बी कंसिडर्ड टू बी एज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड इन केस देयर आर मेजर फंक्शनल डिफरेंसेस फॉर विच सुटेबल एडजस्टमेंट्स कान बी मेड। आपको पता है डियर, जो कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड होता है ये सबसे ज़्यादा इजीली हम कह सकते हैं कि मतलब यूजेबल होता है मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द आर्म्स लेंथ प्राइस। ठीक है, बट ये जो कप मेथड होता है इसकी एप्लीकेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ी कंडीशन होती है, और वो कंडीशन ये होती है कि जो आपका कंट्रोल ट्रांजेक्शन होगा और जो आप अनकंट्रोल्ड कंपेरेबल ट्रांजेक्शन से जो आप कंपेयर कर रहे हैं, अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन से जो आप कंपेयर कर रहे हैं, कंट्रोल ट्रांजेक्शन और अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन के बीच में कोई बहुत मेजर फंक्शनल मतलब डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। और यदि कोई फंक्शनल डिफरेंसेस हैं तो उनके लिए एडजस्टमेंट्स की जानी चाहिए। इसका मतलब जो आपका कंट्रोल ट्रांजेक्शन है और जो अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन है, अगर आप इसको कप के लिए यूज करते हैं तो दोनों के बीच में कोई ऐसा फंक्शनल डिफरेंस नहीं होना चाहिए जिसके लिए सूटेबल एडजस्टमेंट ना की जा सके। अगर कोई ऐसा अंतर है तो उस केस में फिर कप यूज नहीं हो सकता, क्योंकि कप के लिए एसेंशियल है कि आपको अपने कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन को सेम लेवल पे लेकर आना पड़ेगा। इसके लिए आपको फंक्शनल एडजस्टमेंट्स वगैरह करनी पड़ेंगी। तो अगर वो फंक्शनल एडजस्टमेंट्स नहीं हो पाए तो फिर कप आपका इररिलेवेंट हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कहा गया है, कैन द कप मेथड बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड इन केस देयर आर मेजर फंक्शनल मतलब डिफरेंसेस फॉर विच सुटेबल एडजस्टमेंट्स कांट बी मेड। तो देखेंगे दससी हैविंग सर्टन कंट्रोलेबल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, और यहाँ पे ये कप लगाना चाहते हैं। तो फिर अगर चूंकि यहाँ पे सुटेबल एडजस्टमेंट्स आप नहीं कर सकते, इसलिए आप यहाँ पे कप नहीं लगा सकते। इफ द कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन सिलेक्टेड फॉर द मींस डिटर्मिनेशन ऑफ ELP हैज फंक्शनल मतलब differences with the actual associate enterprise transaction which could materially affect the prices in the open market, and adjustments relating to such functional differences cannot be made, cup cannot be considered as a most appropriate method। ठीक बात है। अच्छा, आगे आते हैं, कैन द ऑफशोर सप्लाई ऑफ प्लांट एंड मशीन सप्लाइड ऑन FOB बेसिस। FOB बोले तो फ्री ऑन बोर्ड बी मतलब टैक्सेबल इन इंडिया। डियर फ्रेंड्स, ये इनकम भारत में टैक्सेबल होगा कि नहीं, ये इस बात पे मतलब डिपेंड करता है कि भारत में उसका बिजनेस कनेक्शन स्टैब्लिश होता है कि नहीं, बिजनेस कनेक्शन स्टैब्लिश होता है कि नहीं। और अगर हम यहाँ पे बिजनेस कनेक्शन को स्टैब्लिश करें तो एज पर सेक्शन 911 कहता है साहब कि बिजनेस कनेक्शन आपका तभी स्टैब्लिश होगा यदि एक्टिविटीज भारत में परफॉर्म की गई हों। यदि मान लीजिए 100% एक्टिविटीज इंडिया में परफॉर्म नहीं की गई हैं तो जो भी इनकम है वो उतना पोर्शन इनकम भारत में अकर अराइज होगा जितना पोर्शन ऑफ इनकम उन एक्टिविटी से रिलेट कर सकता है जो कि इंडिया में परफॉर्म की गई हो। मतलब अगर मान लीजिए किसी ट्रांजेक्शन में अगर टोटल इनकम आती है लेट से 1 करोड़ रुपए, और अगर 100% एक्टिविटीज इंडिया में परफॉर्म की गई हैं तो ये 1 करोड़ रुपए का 100% मीन्स पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपए भारत में डिम टू अकर अराइज होगा। अगर मान लीजिए ट्रांजेक्शन से जो टोटल इनकम है वो 1 करोड़ रुपए है, बट जो एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन इंडिया है वो लेट से हम कह सकते हैं कि 30%। तो इन 30% एक्टिविटीज से जितना पोर्शन रीजनेबली अट्रीब्यूट होता है उतना इनकम भारत में डिम टू अकर अराइज होगा। लेट से हम कहते हैं साहब कि जो 30% एक्टिविटीज है ये कम से कम 60% ऑफ द इनकम भारत में अकर होना चाहिए इससे, क्योंकि जो 30% एक्टिविटीज हैं दीज आर द मोस्ट मतलब सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज। तो 1 करोड़ रुपए का मतलब 60 लाख रुपए भारत में डिम टू अकर अराइज होगा। पर यदि मान लीजिए कि ट्रांजेक्शन की इनकम है 1 करोड़ रुपए, बट इसमें से 0% एक्टिविटीज भारत में परफॉर्म की गई हैं, मींस कोई भी एक्टिविटी भारत में परफॉर्म नहीं की गई, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भारत में कोई भी इनकम डिम टू अकर अराइज होगा। इसका मतलब कोई भी इनकम भारत में डिम टू अकर अराइज नहीं होगा एज पर सेक्शन 911, क्योंकि क्या स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है, बिजनेस कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अच्छा, तो इसी बात को देखेंगे मेरे साथ साथ। कैन दी ऑफशोर सप्लाई ऑफ प्लांट एंड मशीनरीज सप्लाइड ऑन FOB बेसिस भी मतलब टैक्सेबल इन इंडिया। तो साहब यहाँ पे एक फॉरेन सप्लायर ने आपको मशीनरीज प्लांट वगैरह सप्लाई किए, पर वो मशीनरी प्लांट वगैरह भारत के बाहर बने, उसका उसकी ओनरशिप आपको भारत के बाहर हैंडओवर कर दी गई, क्योंकि मशीन आपको फ्री ऑन बोर्ड बेसिस पे सप्लाई की गई। इसका मतलब भारत में कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं की गई। इसका मतलब ये हुआ कि इस फॉरेन सप्लायर ने इस मशीन से जो भी इनकम कमाई उसके कॉन्टेक्स्ट में इसने भारत में कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं की। मशीन से जुड़े हुए सारे के सारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस उसने भारत के बाहर ही आपको हैंडओवर कर दी, क्योंकि इसने इस मशीन को FOB बेसिस पे सप्लाई किया।
तो मुझे बताएं तो मुझे बताएं कि क्या कोई एक्टिविटीज भारत में परफॉर्म हो रही हैं? नहीं। अगर भारत में कोई एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं हो रही तो क्या भारत में आप किसी भी तरीके की इनकम को कराराइज किया हुआ मान सकते हैं? नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे कोई बिजनेस कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो रहा। The assessee supplied the plant and machineries to its Indian customers on FOB basis where the title of such asset is transferred outside India। कि साहब हमने आपको मशीन की ओनरशिप इंडिया के बाहर ही हैंडओवर कर दी and all the rights and responsibilities associated with such asset are also handed over to the buyer outside India and none of the activities of such non-resident is performed in India। मतलब कि उस non-resident मतलब सप्लायर ने भारत में कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं की। इसका मतलब भारत में जब कोई एक्टिविटीज परफॉर्म ही नहीं हुई तो फिर आप भारत में किसी रीजनेबली जो है वर्किंग इन इंडिया आप उसे कंसिडर करोगे। इसलिए यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई बिजनेस कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई भी इनकम उस नॉन रेजिडेंट की भारत में कराराइज नहीं होगी। The income of the non-resident supplier from offshore supply of equipment made outside India will not be taxable in India as none of the activities are performed in India by such मतलब supplier। Thus, no business connection can be said to be established in India। ठीक बात है साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इंजीनियरिंग एनालिसिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीआईटी एंड अनदर। इस केस में जाने से पहले ना मैं आपको कुछ इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ डियर। होता क्या है कि आपके लिए सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं, फॉरेन सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई या लेट्स से ऑरेकल हो गई, एडोबी हो गई वगैरह वगैरह। तो लेट्स से एक फॉरेन सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो ना भारत में ना दो तरीके से सॉफ्टवेयर सेल करती है। एक तो होता है कि डायरेक्टली टू दी एंड यूजर, कि उसने भारत में एंड यूजर को सॉफ्टवेयर डायरेक्टली सेल कर दिया। तो साहब एंड यूजर को जो ये सॉफ्टवेयर डायरेक्टली सेल करती है ना, उसके साथ ना एक एंड यूजर लाइसेंस अग्रीमेंट होता है। एंड यूजर लाइसेंस अग्रीमेंट होता है, जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसके पहले एक अग्रीमेंट होता है, जो एक बहुत लंबा चौड़ा अग्रीमेंट होता है। और जब तक आप उसमें आई एग्री क्लिक नहीं करते वो सॉफ्टवेयर आगे इंस्टॉल नहीं होता। आप कभी भी उस अग्रीमेंट को पूरा नहीं पढ़ते और आप उसको स्क्रॉल करके डाउन करते हैं, जहां पे लिखा आता है एग्री, आप उस पर क्लिक करते हैं और आप उसे इंस्टॉल कर देते हैं। बट आप ये नहीं समझते कि आपने जिसको आई एग्री क्लिक कर दिया वो बेसिकली क्या था, एंड यूजर लाइसेंस अग्रीमेंट। इस एंड यूजर लाइसेंस अग्रीमेंट में क्या लिखा होता है कि साहब हमने आपको जो सॉफ्टवेयर दिया वो सॉफ्टवेयर हमने आपको एज इट इज बेसिस पे दिया। एज इट इज का मतलब क्या हुआ कि उस सॉफ्टवेयर में आप किसी भी तरीके का कोई मॉडिफिकेशन या कस्टमाइजेशन अदर देन दोज स्पेसिफिकली अलाउडेड इन दिस सॉफ्टवेयर आप नहीं कर सकते। सर आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैंने व्हाट्सएप अपने फोन में इंस्टॉल किया। व्हाट्सएप का एग्जांपल डियर रेलेवेंट इसलिए ज्यादा नहीं क्योंकि व्हाट्सएप फ्री में आता है, बट स्टिल व्हाट्सएप मुझे ये कहता है यार कि आपने जब ये सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप का अपने फोन में डाउनलोड कर लिया ना, आप व्हाट्सएप के सॉफ्टवेयर को एज इट इज यूज करेंगे। आप व्हाट्सएप के सोर्स कोड में चेंज वगैरह नहीं कर सकते। हाँ, व्हाट्सएप जो आपको कस्टमाइजेशन अलाउ करता है, जैसे लेट्स से कि आप व्हाट्सएप के वॉलपेपर्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं और बाकी जो छोटी मोटी चीजें जो कि व्हाट्सएप आपको अलाउ करता है वो तो चेंज कर सकते हैं। बाकी आप व्हाट्सएप के सोर्स कोड में या उसके मतलब इंजन वगैरह में या उसके हम कह सकते हैं कि मतलब मीन्स मतलब इंटरफेस वगैरह में आप चेंज नहीं कर सकते। सो एंड यूजर लाइसेंस अग्रीमेंट में लिखा होता है कि जो सॉफ्टवेयर हमने आपको दिया है वो आपको एज इट इज यूज करना है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन और कस्टमाइजेशन। दूसरा इसमें लिखा होता है कि जो सॉफ्टवेयर हमने आपको दिया है ना, आप इसकी कॉपी करके आगे सेल नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसको अपने पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। तीसरा इसमें ये भी लिखा होता है कि आपने जिस डिवाइस में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया, आप उसी कॉपी को किसी दूसरे डिवाइस में इंस्टॉल नहीं कर सकते, आप इसका जेल ब्रेक नहीं कर सकते। मीन्स बहुत सारी बातें एंड यूजर लाइसेंस अग्रीमेंट में लिखी होती है जिसको आपने कभी भी पढ़े बिना आप उसको एग्री कर लिया करते हैं। बट अगर कभी समय मिले, अगर जीवन में कुछ नहीं करना हो तो इस एंड यूजर लाइसेंस अग्रीमेंट को जरूर से पढ़ें। ठीक बात है। दूसरा क्या होता है डियर कि जो फॉरेन सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं ये भारत में सॉफ्टवेयर सेल करती हैं टू दी डिस्ट्रीब्यूटर्स और आगे फिर ये सेल करते हैं टू दी एंड यूजर। तो अगर आपने मान लीजिए कि मीन्स मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स को अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर सेल किया है तो उसके साथ एक अग्रीमेंट होता है जो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटर अग्रीमेंट या फिर मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट। उसमें भी ये सारी की सारी बातें लिखी होती है साहब कि आप इसमें सॉफ्टवेयर में किसी भी तरीके का चेंज नहीं कर सकते, आप अपने से इसकी कॉपीज वगैरह नहीं बना सकते, आप इसमें किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं कर सकते, आप इसका जेल ब्रेक नहीं कर सकते, आप इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, आप इसका सोर्स कोड वगैरह किसी भी तरीके से मैनिपुलेट नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते। ये सारी की सारी बातें उस हम कह सकते हैं कि मतलब अग्रीमेंट में लिखी होती हैं जो कि उस फॉरेन सॉफ्टवेयर कंपनी ने आपको सॉफ्टवेयर को सेल करते समय आपके साथ एंटर की है। ठीक बात है। अच्छा, तो होता क्या है अब, मतलब मुद्दे वाली बात यह है कि जो एंड यूजर है वो इस
फॉरेन सॉफ्टवेयर कंपनी को रॉयल्टी पे करता है, सॉरी हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर चार्जेस पे करता है, सॉफ्टवेयर चार्जेस पे करता है। दूसरा, ये भी जो पर्सन है ये फॉरेन सॉफ्टवेयर कंपनी को ये सॉफ्टवेयर चार्जेस पे करते हैं। ये जनरली रॉयल्टी की तरह से कंसिडर कर लिए जाते हैं। मेरी बात पर डिफरेंस ध्यान दीजिएगा, अगर आप सॉफ्टवेयर के यूज के लिए कोई भी चार्जेस पे करते हैं, मतलब टेक्निकली इसको नाम दिया जाता है मीन्स लिटरेरी वर्क, लिटरेरी वर्क, लिटरेरी वर्क, ठीक बात है, लिटरेरी वर्क। अच्छा, तो डियर फ्रेंड्स, इंडियन कंपनीज ने फॉरेन सॉफ्टवेयर कंपनीज को सॉफ्टवेयर के यूजर्स के लिए पेमेंट की, सॉफ्टवेयर के यूजर्स के लिए पेमेंट की। डिपार्टमेंट कहता है इट इज रॉयल्टी एज पर द इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 916 के हिसाब से, एक्सप्लेनेशन 2 जहां तक मुझे याद आता है। और चूंकि वो रॉयल्टी है, सेक्शन 912 अट्रैक्ट हो गया, मींस वो जो पेमेंट है वो भारत में डिम टू अकर अराइज हो जाएगी, और जैसे वो पेमेंट भारत में डिम टू अकर अराइज होगी, दैट पेमेंट वुड बी सब्जेक्ट टू टैक्स इन इंडिया। जैसे वो इनकम भारत में मतलब टैक्सेबल हो गई, उसके पेमेंट पे आपको मतलब टीडीएस करना था, और अगर आपने टीडीएस नहीं किया आप क्या माने जाएंगे, असेसी इन डिफॉल्ट, ठीक बात है। असेसी जो है वो कहता है कि नहीं सर, ये रॉयल्टी की तरह से कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता एज पर इंडिया एंड दैट मतलब कंट्रीज डीटीडबल है। तो लेट्स से ये फॉरेन सॉफ्टवेयर कंपनी सिंगापुर बेस्ड है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये फॉरेन सॉफ्टवेयर कंपनी सिंगापुर बेस्ड है, तो इंडिया और सिंगापुर के डीटीडबल के हिसाब से ये रॉयल्टी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता। इसलिए चूंकि ये रॉयल्टी कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं करता, तो इसका मतलब आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो भारत में डिम टू अकर अराइज हो ही नहीं रहा। तो वो भारत में अगर डिम टू अकर अराइज नहीं हो रहा, मींस इट इज नॉट मतलब टैक्सेबल इन इंडिया, तो साहब फिर मतलब टीडीएस किस बात का। आर यू गाइस गेटिंग? क्या किसी को बात समझ आई? तो हम सबसे पहले आपके साथ एक और छोटी सी बात करते हैं डियर फ्रेंड्स। एक है आपके सिलेबस में सेक्शन 90 जिसका सबसेक्शन है 2। सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 कहता है कि असेसी कैन ऑप्ट फॉर ईदर फॉर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट और दी प्रोविजंस ऑफ डीटीडबलए विच एवर इज मोर बेनिफिशियल फॉर द असेसी। इसका मतलब असेसी जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन को भी चूज कर सकता है और डीटीडबलए के प्रोविजन को भी चूज कर सकता है, जो भी असेसी को बेनिफिशियल लगे। तो अब हम सबसे पहले रॉयल्टी का मतलब देखते हैं, इनकम टैक्स एक्ट में क्या है और इंडिया सिंगापुर के डीटीडबलए में क्या है। रॉयल्टी का मीनिंग एज पर एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 916 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, रॉयल्टी मीन्स कंसिडरेशन फॉर इंटर एलिया, मीन्स इसके अलावा भी बहुत सारी मतलब चीजें हैं। Royalty means consideration for transfer of all or any rights in respect of any copyright अलग है, लिटरेरी अलग है, लिटरेरी अलग है, आगे हम नहीं पढ़ते। इसका मतलब रॉयल्टी साहब क्या है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, रॉयल्टी मीन्स कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लिटरेरी वर्क, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लिटरेरी वर्क। इसका मतलब कि अगर आपने किसी भी को भी कोई पेमेंट किया है for transfer of any right in respect of any means literary work, तो वो रॉयल्टी है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे साहब इंडियन असेसी ने, यहां पे इंडियन मतलब पर्सन ने एक फॉरेन सॉफ्टवेयर कंपनी को उनके सॉफ्टवेयर के यूज के लिए, सॉफ्टवेयर के यूज के लिए, क्योंकि वर्ड्स क्या लिखे गए हैं, ऑल और एनी राइट, ऑल और एनी राइट, ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट। वर्ड क्या लिखे गए हैं, ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट, मतलब कि आप जो है उनको सॉफ्टवेयर के यूज का आपको राइट मिल रहा है। वो फॉरेन सॉफ्टवेयर कंपनी आपको सॉफ्टवेयर को यूज करने का राइट दे रही है, और सॉफ्टवेयर किस में कवर होता है, लिटरेरी वर्क में। तो इसका मतलब आप उसे सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए पेमेंट कर रहे हैं, वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से रॉयल्टी बन गया। अकॉर्डिंगली ये भारत में डिम टू अगर अराइज होगा, इस पर आपको टीडीएस करना पड़ेगा। तो ये तो बात होगी इनकम टैक्स एक्ट की। पर सर जी आप ऑप्ट कर सकते हैं टू दी प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट और दी प्रोविजन ऑफ डीटीडबलए विच एवर इज मोर बेनिफिशियल। तो चलें फिर डीटीडबलए में रॉयल्टी का क्या मतलब है वो भी देख लेते हैं। अगर जैसे मैं इंडिया सिंगापुर डीटीडबलए में आता हूं, यहाँ पे देखेंगे रॉयल्टी क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत ध्यान से साहब देखेंगे साहब रॉयल्टी क्या लिखी हुई है यहाँ पे। द टर्म रॉयल्टी एज यूज्ड इन दिस आर्टिकल मीन्स पेमेंट ऑफ एनी काइंड रिसीव्ड एज अ कंसिडरेशन फॉर द यूज और एनी राइट टू यूज। मतलब यहां तक तो बात एक तरह से सेम ही है। एनी कॉपीराइट ऑफ अ लिटरेरी वर्क, एनी कॉपीराइट ऑफ अ लिटरेरी वर्क, मतलब ये वह रॉयल्टी अगर आप डीटीडबलए में देखें तो डीटीडबलए रॉयल्टी को कहता है साहब कि अगर आपको लिटरेरी वर्क के कॉन्टेक्स्ट में कोई कॉपीराइट मिला है, लिटरेरी वर्क के कॉन्टेक्स्ट में कोई कॉपीराइट मिला है, उसके लिए अगर आप पेमेंट कर रहे हैं देन इट इज रॉयल्टी। सर बात समझ नहीं। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर आपको किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मीन्स
मीन्स लिटरेरी वर्क के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी राइट मिला उसके लिए अगर आप पेमेंट कर रहे हैं वो रॉयल्टी है। DTAA कहता है कि अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर के कॉन्टेक्स्ट में कोई कॉपीराइट मिला है तब वो रॉयल्टी। मीन्स अगर आपको किसी लिटरेरी वर्क के कॉन्टेक्स्ट में कोई कॉपीराइट मिला है तब वो रॉयल्टी। तो साहब सवाल बनता है कॉपीराइट क्या होता है। जैसे मैं इंडियन कॉपीराइट एक्ट में जाता हूं, सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957, ये कहते हैं साहब कॉपीराइट में क्या क्या चीजें आती हैं। कॉपीराइट में आती हैं टू रिप्रोड्यूस द वर्क, मतलब जो चीज आपको मिली है आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, आप उसकी और भी कॉपीज बना सकते हैं। टू इशू कॉपीज ऑफ द वर्क टू द पब्लिक, to make any translation of the work, to make any adaptation of work, to give or to sell or to give commercial rental or offer for sale। मुझे बताएंगे साहब, मैं एक एंड यूजर हूं, मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस परचेज कर लिया माइक्रोसॉफ्ट आयरलैंड से, लेट से, ठीक बात है। वहां पे मैं एक अग्रीमेंट में एंटर करता हूं जब मैं उस ऑफिस को इंस्टॉल कर रहा होता हूं। उस अग्रीमेंट में क्या मुझे वो अलाउ करते हैं कि सर जी आप इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कॉपीज करके आगे सेल कर दो अपने से? नहीं सर। क्या मुझे अलाउ करते हैं कि आप इसे जो है वो और लोगों को सेल कर सकते हो? मीन्स टू इशू दी वर्क टू दी पब्लिक, क्या आप अपने मन से किसी को भी इशू कर सकते हो? या नहीं। मीन्स वो सॉफ्टवेयर, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके लिए और आपके कंप्यूटर के लिए है जिसमें आप इंस्टॉल कर रहे हो, आप उसे किसी को भी नहीं दे सकते। क्या आप उस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सोर्स कोड को किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दोगे? माइक्रोसॉफ्ट आपको अलाउ करता है या आपको राइट देता है? नहीं सर। क्या माइक्रोसॉफ्ट आपको अपने वर्क का एडेप्टेशन करने का कोई राइट देता है कि यार ये ऑफिस लो, इसको यूज करके अपनी मर्जी से एक और ऑफिस बना दो, MS ऑफिस का मतलब सॉफ्टवेयर बना दो? क्या माइक्रोसॉफ्ट आपको वो अलाउ करता है? नहीं। माइक्रोसॉफ्ट कहता है हमने जो भी आपको सॉफ्टवेयर दिया उसको एज इट इज यूज करो साहब, उसमें आप किसी भी तरीके का रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। या माइक्रोसॉफ्ट आपको ये राइट देता है कि इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को लो और आगे आप इसे सेल कर सकते हो या किसी और को मतलब रेंटल वगैरह में दे सकते हो? नहीं, ये सिर्फ आपके लिए है, आपके उस डिवाइस के लिए जिसमें आपने इंस्टॉल किया। तो इसका मतलब जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए, या जब आप एडोबी को मान लीजिए कि मतलब फोटोशॉप के लिए पेमेंट कर रहे हो, तो आपको इनमें से कुछ नहीं मिलता। मतलब आपने जो पेमेंट की किसके लिए? फॉर द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम मतलब टेक्निकली क्या कहते हैं? लिटरेरी वर्क। उस लिटरेरी वर्क के लिए आपको इनमें से कुछ नहीं मिलता और ये चीजें कॉपीराइट कहलाती। मीन्स आपको उस लिटरेरी वर्क के कॉन्टेक्स्ट में क्या नहीं मिला? कॉपीराइट नहीं मिला। बट सर हम उस सॉफ्टवेयर को यूज तो कर सकते हैं, हमें यूजर्स का तो राइट मिलता है। डियर, यूजर्स का राइट मिलता है और यूजर्स का राइट रॉयल्टी कंस्यूट करता है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। बट सर जी यूजर्स का राइट, सिर्फ और सिर्फ यूजर्स का राइट DTAA के हिसाब से रॉयल्टी कंस्यूट नहीं करता, क्योंकि DTAA के हिसाब से अगर आप रॉयल्टी देखना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या मिलना चाहिए? कॉपीराइट मिलना चाहिए उस लिटरेरी वर्क के कॉन्टेक्स्ट में। और कॉपीराइट का मतलब ये सारी की सारी चीजें। और जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह या कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह अगर आप परचेज करते हैं तो क्या आपको इनमें से कुछ भी मिलता है? कुछ नहीं मिलता साहब। तो इसका मतलब आपने जब भी किसी फॉरेन सॉफ्टवेयर वेंडर से कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया, आपको एक सॉफ्टवेयर तो मिला, मीन्स आपको क्या मिल गया? एक लिटरेरी वर्क। उसके लिए आपको क्या मिल गया? यूजर्स का राइट, मीन्स एज इट इज यूजर्स का राइट। बट आपको क्या नहीं मिला? कॉपीराइट नहीं मिला। इसका मतलब जब आप उस सॉफ्टवेयर के लिए पेमेंट करोगे तो रॉयल्टी इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से तो कॉन्स्टिट्यूट हो गई, बट साहब DTAA के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई। और एसएससी के पास ऑप्शन है कि एसएससी चूज कर सकता है बिटवीन द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एंड DTAA व्हिचएवर इज मोर बेनिफिशियल टू द एसएससी। और यहाँ पे एसएससी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल क्या है साहब? DTAA। और अकॉर्डिंगली एसएससी क्या चूज कर लेगा? DTAA। जहां पे ये कहा गया कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो रॉयल्टी कंस्टिट्यूट ही नहीं हो रही। अगर वो रॉयल्टी कंस्टिट्यूट नहीं होती, मीन्स इनकम इज नॉट डीम्ड टू अराइज इन इंडिया, हेंस सच इनकम इज नॉट लायबल टू टैक्स इन इंडिया। और इसमें अकॉर्डिंगली TDS नहीं करना, कहानी खत्म। अच्छा, so that was the entire case law of engineering analysis. Whether non-resident match referees and umpires also covered by section 115 AABA. Dear friends, section 115 AABA कुछ साल पहले इनकम टैक्स एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि एक ऑल्टरनेट रिजीम प्रोवाइड करता है
टू दी नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन एंड नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन, जहां पे ये कहता है कि अगर नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन या नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने इंडिया में स्पोर्ट्स वगैरह करके अगर कोई भी इनकम वगैरह कमाई है तो उस पर फ्लैट 20% का रेट ऑफ टैक्स लग जाएगा। मीन्स उनको 30% वगैरह का टैक्स रेट उनके ऊपर नहीं लगेगा, उनके ऊपर 20% का टैक्स रेट लग जाएगा। और उनके ऊपर सेक्शन 194E साथ में ऐड किया गया, जो ये कहता है कि जो भी पर्सन उनको पेमेंट कर रहे होंगे उसको 20% का मतलब TDS काट के उनको बाकी पैसा उनको पे करना है। अच्छा, सवाल बनता है कि क्या मैच रेफरीज और अंपायर्स भी सेक्शन 115BA का बेनिफिट ले सकते हैं? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि साहब ये जो सेक्शन 115BA है वो बेसिकली नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स मैन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन के लिए है। मैच रेफरीज और अंपायर स्पोर्ट्समैन नहीं है, मैच रेफरीज एंड अंपायर स्पोर्ट्समैन नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये कौन है, ये मतलब प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास एक प्रोफेशनल हम कह सकते हैं कि मतलब कॉम्पिटेंसी है, या जिनके पास हम कह सकते हैं कि एक हम कह सकते हैं कि मतलब टेक्निकल कॉम्पिटेंसी। आर यू गाइस गेटिंग? मतलब ये नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन वगैरह तो नहीं है, इसलिए ये सेक्शन 115AA का मतलब इसलिए ये सेक्शन 115BA का बेनिफिट नहीं ले सकते। इनके ऊपर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट अप्लाई करेगा और इनको और जो आपको मतलब TDS करना है वो आपको सेक्शन 195 के हिसाब से करना है एट द रेट्स इन फोर्स। इसका मतलब इनके ऊपर सेक्शन 115BA और इनके ऊपर 194E का TDS नहीं लगेगा, इनके ऊपर अप्लाई करेगा रेगुलर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, और इनको जो है वो मतलब TDS इनको जो करना है साहब वो सेक्शन 195 में करना है एट द रेट्स इन फोर्स। ठीक है। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देखेंगे अंपायर्स एंड मैच रेफरीज कैन बी मतलब डिस्क्राइब्ड एज प्रोफेशनल्स और दी मतलब टेक्निकल पर्सन्स who render professional or the technical services, but they cannot be said to either be a non-resident sportsman or non-resident sports association। ठीक बात है। अच्छा, आगे आते हैं। इस पेमेंट मेड टू दी ओवरसीज एजेंट who did not perform any services in India liable for TDS। डियर फ्रेंड्स, हमने आपके साथ ना याद करें मारुति सुजुकी वाला केस किया था, जहां पे मारुति सुजुकी ना अपने ओवरसीज एजेंट्स को कमीशन वगैरह पे कर रहा है और उस ओवरसीज एजेंट ने भारत में कोई भी सर्विसेज रेंडर नहीं की थी। हमने इसके पहले अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ एक केस देखा था, जहां पे हमने आपके साथ देखा था ऑफशोर सप्लाई ऑफ प्लांट मशीनरी, जहां पे हमने देखा था कि अगर आपने चूंकि इंडिया में कोई भी सर्विसेज रेंडर नहीं की हैं, इसलिए सेक्शन 911 यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होगा और यहाँ पे कोई भी बिजनेस कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता। और अकॉर्डिंगली अगर आप अपने नॉन रेजिडेंट एजेंट को पे कर रहे हैं जिसने भारत में कोई भी सर्विसेज रेंडर नहीं की है, इसलिए साहब ये भारत में डीम्ड होकर अराइज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कोई बिजनेस कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो रहा और चूंकि ये भारत में मतलब टैक्सेबल ही नहीं है साहब, इसलिए यहाँ पे आपको TDS नहीं करना। अच्छा, आगे आते हैं जल्दी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है यार, ये इसमें थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि मतलब कंट्रोवर्सीज भी हैं, बट स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ। इज TDS रिक्वायर्ड टू बी मेड अंडर सेक्शन 195 ऑन डिमोरास चार्जेस पेड टू अ फॉरेन शिपिंग कंपनी विच इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 172 फॉर द पर्पस ऑफ लेवी एंड रिकवरी ऑफ टैक्स। अब डियर आपको याद होगा सेक्शन 172 डील करता है नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी के लिए। अब तो खैर साहब उनके लिए एक और सेक्शन आ गया जिसका नाम है सेक्शन 44B, बट साहब ये सेक्शन 172 उस समय का मतलब सेक्शन है जब भारत जो है साहब वो दुनिया के नक्शे में इकोनॉमिकली कोई बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं रखता था। ठीक है साहब। हाँ, आज भारत दुनिया के मैप में इकोनॉमिकली वेटेज रखता है बिकॉज इंडिया बिकेम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, और साहब आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी $750 बिलियन को क्रॉस कर गया। दैट इज अ वेरी बिग सम बेसिकली, सो इट इज अ ह्यूज अमाउंट। तो आज इंडिया जो है वो दुनिया के नक्शे के मैप पे इकोनॉमिकली वैल्यू रखता है, बट जिस जमाने में ये सेक्शन 172 आया था उस समय इंडिया जो है साहब इकोनॉमिकली कोई बहुत ज़्यादा रेलिवेंट देश नहीं था। ठीक है। अच्छा, तो होता क्या था उस समय कि लेट्स से कोई फॉरेन शिपिंग कंपनीज आती थी इंडिया में, और इंडिया से वो साहब मतलब पैसेंजर्स को और मतलब गुड्स वगैरह को लेके चली जाती थी। उन शिपिंग कंपनीज का हो सकता है कि उस साल कोई दूसरा ट्रिप ना लगे, या हो सकता है कि साहब उनका जीवन में कभी कोई ट्रिप ना लगे, या लगे तो 3-4 साल के बाद लगे। तो इससे बहुत परेशानी होती थी कि उनसे हमें कोई टैक्स नहीं मिल पाता था। इसलिए उस समय सेक्शन 172 इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका पर्पस ये था कि जो भी शिपिंग कंपनी इंडिया में आती है, जब भी वो इंडिया में आती है, इंडिया छोड़ के जाने से पहले वो अपने उस बार का, जब वो इंडिया में आई और इंडिया में जब तक उसने मतलब जितने भी दिन काम किया उतना पूरा का पूरा असेसमेंट करके टैक्स पे करके जाएगी। कोई TDS का पंगा नहीं, कुछ नहीं साहब। आप इंडिया में आए हो, जितना भी आपकी इनकम बनती है उस पर TDS उस पर इनकम टैक्स पे करो, असेसमेंट ऑर्डर लो और वापस जाओ। सर लेट्स से कि एक मतलब शिपिंग कंपनी है जो हर महीने इंडिया आती है, तो आपके हर महीने आपका असेसमेंट होगा, आपको 12 बार टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सर ये परेशानी नहीं होगी डियर, उस समय एक शिपिंग कंपनी 12 बार भारत आती नहीं थी।
वो कभी कभार वो इंडिया आ जाती थी, साल में एक आध बार मुश्किल से। हाँ, अगर आप रेगुलरली अगर आप इंडिया आ रहे हो तो आपके पास एक ऑल्टरनेट मतलब रिजीम आ गया सेक्शन 44 भी, बट हम उसकी बात नहीं कर रहे। मुद्दे वाली बात यह है कि जो अगर आप सेक्शन 172 से गवर्न होते हो तो डियर सेक्शन 172 जो है वो इनकम टैक्स एक्ट में हम कह सकते हैं कि स्पेशल, हम कह सकते हैं कि मतलब प्रोविजन है जो कि टैक्स के लेवी की भी बात करता है और टैक्स की रिकवरी की भी बात करता है। मतलब टैक्स को लगाया कैसे जाएगा और उसकी रिकवरी कैसे होगी, ये दोनों बात सेक्शन 172 कहता है। और यहाँ पे टीडीएस वगैरह यहाँ पे कवर्ड नहीं है, क्योंकि सेक्शन 172 इनकम टैक्स एक्ट के बाकी सारे के सारे प्रोविजंस को ओवरराइड कर देता है, इसलिए टीडीएस को भी ओवरराइड कर देता है। मतलब ये हुआ कि एक ऐसी फॉरेन कंपनी जो कि मान लीजिए कि मतलब शिपिंग का काम करती है, जो कि सेक्शन 172 से अगर गवर्न होती है तो उस केस में टैक्स की रिकवरी टीडीएस से नहीं होती। तो साहब अगर टैक्स की रिकवरी टीडीएस से होती ही नहीं है तो जब मैं उसको पेमेंट करूंगा उस पर मुझे टीडीएस नहीं करना, क्योंकि वो कंपनी तो सब्जेक्ट, क्योंकि उस कंपनी के लिए टीडीएस करना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि सेक्शन 172 ने उसके लिए टैक्स की रिकवरी का कोई और मैकेनिज्म बताया हुआ है। किसी को बात समझ आई? सर अगर आप एक नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करते हो विदाउट मेकिंग टीडीएस तो उसमें सेक्शन 41 अट्रैक्ट हो जाएगा और जो आपने पेमेंट किया वो 100% आपको पेमेंट डिसअलाउ हो जाएगा। वो डियर तब होगा जब उस कंपनी पे टीडीएस अप्लाई करेगा। यहाँ पे तो अगर चूंकि वो कंपनी सेक्शन 172 से गवर्न होती है, यहाँ तो उस पर टीडीएस अप्लाई ही नहीं करता। मतलब उसको जो टैक्स भारत में पे करना है उसकी रिकवरी सेक्शन 172 खुद ही बताता है कि उस वाले टैक्स की रिकवरी कैसे होगी। उस वाले टैक्स की रिकवरी के लिए टीडीएस रेलेवेंट नहीं है। तो अगर टीडीएस रेलेवेंट ही नहीं है तो साहब मंदन मेकिंग ऑफ टीडीएस की वजह से कंसीक्वेंस अराइज कैसे होगा, इसलिए 41 अट्रैक्ट नहीं होगा। इसलिए यहां पे सेक्शन 41 का डिसअलाउंस नहीं आएगा, क्योंकि सेक्शन 172 एक कंप्लीट कोड है जो कि लेवी और रिकवरी की बात कर रहा होता है और आपको सेक्शन 172 के हिसाब से ही रिकवरी करनी है। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं। If there is any conflict between the provisions of the Income Tax Act and the relevant DTAA, which of the provisions shall prevail? तो हमने आपके साथ पहले भी बात की थी कि सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 की वजह से provisions of the DTAA shall prevail। ठीक बात है। अच्छा, the assessee is a resident in India as per the provisions of the Income Tax Act as well as the resident of a foreign state as per the relevant DTAA. Issue is as there is a conflict between the provisions of the Act and the relevant DTAA, which of the provisions shall prevail? तो साहब दी प्रोविजंस ऑफ द DTAA शैल प्रेवेल, और आप DTAA के हिसाब से जो आप जहां के रेसिडेंट बनते हो उसमें आप रेसिडेंट माने जाओगे। और किसी बच्चे को अगर याद आ रहा हो डियर फ्रेंड्स, DTAA के एक आर्टिकल होता है आर्टिकल 4 जिसका नाम होता है रेसिडेंसी। उस रेसिडेंसी में ना एक पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ 3 या 4 यार मैं भूल गया, उसमें होता है टाई ब्रेकर रूल फॉर इंडिविजुअल। तो टाई ब्रेकर रूल का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि अगर कोई इंडिविजुअल है जो फॉर द सेम प्रीवियस ईयर एक से ज्यादा कंट्रीज का अगर मान लीजिए टैक्स रेसिडेंट बन रहा है तो उस केस में हम टाई ब्रेकर रूल लगाते हैं। फिर हम देखते हैं कि फिर उस टाई ब्रेकर रूल को लगा के आप किस देश के टैक्स रेसिडेंट माने जाएंगे। और लेट्स से कि अगर कोई पर्सन है जो इंडिया के इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से रेसिडेंट बन गया इंडिया का, और लेट्स से कि यूके के DTAA के हिसाब से यूके का रेसिडेंट बन गया, तो आपको जो है उसे यूके का रेसिडेंट मानना मतलब पड़ेगा, क्योंकि इंडिया यूके DTAA प्रोविजन विल प्रेवेल ओवर द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट प्रोविजन, और अकॉर्डिंगली वो यूके का ही जो है वो टैक्स रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है, अच्छा, इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजंस ऑफ DTAA, द प्रोविजंस ऑफ DTAA वुड प्रेवेल। तो फिर जल्दी से आगे आते हैं। कैन द लीजन ऑफिस ऑफ द सेस इन इंडिया व्हिच अंडरटेक्स एक्टिविटीज बीइंग सब्सटेंशियल एंड कोर इन नेचर, ध्यान दीजिएगा, undertakes activities being substantial and core in nature be considered as a permanent establishment or P of the cess in India। Dear friends, याद करें आर्टिकल 5 ऑफ द DTAA परमानेंट स्टैब्लिशमेंट के लिए जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका P ना बने, मीन्स आपका परमानेंट स्टैब्लिशमेंट ना बने, तो आपको जो एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है वो कैसी होनी चाहिए, प्रिपेरेटरी एंड एक्सुलरी इन नेचर। मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो कि सब्सटेंशियल एंड कोर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपका जो ब्रांच जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, आपकी मतलब लिएजन ऑफिस जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, वो एक्टिविटीज कैसी हैं, सब्सटेंशियल एंड कोर इन नेचर। मतलब दीज एक्टिविटीज आर नॉट इन द नेचर ऑफ द प्रिपरेटरी और एक्सुलरी। तो इसलिए वो मतलब लीजन ऑफिस जो है वो आपका परमानेंट स्टैब्लिशमेंट की तरह से कंसिडर कर लिया जाएगा, क्योंकि उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो कैसी होनी चाहिए, प्रिपरेटरी एंड एक्सुलरी। बट यहाँ पे वो एक्टिविटीज जो हैं वो कैसी हैं, सब्सटेंशियल एंड कोर इन नेचर। इसकी वजह से यहाँ पे उसका DTAA मतलब इसकी वजह से वो P मींस परमानेंट स्टैब्लिशमेंट बन जाएगा। और जैसे ये परमानेंट स्टैब्लिशमेंट बन जाएगा, इसके बिजनेस प्रॉफिट जो हैं जो इंडिया से अगर अराइज होते हैं वो आर्टिकल 7 के हिसाब से इंडिया में टैक्स होना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे साथ साथ देखेंगे
The SSE has a Legion Office in India which undertakes activities being substantial and core in nature. Issues whether such a Legion Office be considered as a permanent establishment of the SSE in India. The Legion Office of the SSE in India carries on activities which are substantial and core in nature. Such Legion Office can be considered as a fixed place P in India. And चूंकि जो activities है वो carry कर रहे हैं, these activities are not in the nature of preparatory or auxiliary but in the nature of substantial and core. Hence the activities undertaken by the Legion Office must be मतलब ये हुआ कि साहब की to not to constitute P. अगर आप चाहते हैं कि आप P ना बने तो the activities undertaken by the Legion Office must be of the preparatory